वेलकम बैक गाइज, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हट में। और अब हमारे पास जो क्लास है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन की क्लास, जो कि हमने पिछली क्लास में आपसे सिखा था। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो इंडेफिनिट प्रोनाउन की क्लास होगी। और प्रोनाउन का चैप्टर आज आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, अगर पूरी तरह से नहीं भी आया तो कोई बात नहीं गाइज, मैंने आपसे कहा था फिक्र मत करिए। आपको आने वाले जो लेसन होंगे, चैप्टर्स होंगे, जब हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे ना, ये बच्चों का खेल हो जाएंगे, बहुत ही इजी लगेंगे आपको। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो इसको एनालाइज कर पाए हैं तो उनको और भी कौन सी बातों को ध्यान में रखना है वो आज हम इस क्लास को लेते हुए समझेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से एक्चुअल में मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका इस तरह से होता है कि अगर मैं कोई नया लेसन भी लेकर आता हूँ तो मैं सोचता हूँ पुराने फ्रेम में ही उसको लेकर आए, ताकि हमारा एक ही फ्रेम रहे और उसी फ्रेम में हम नई नई चीज़ों को भी सीखते रहें। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन। और एक बार फिर हम एक नए तरीके से प्रोनाउन को सीखेंगे और इंडेफिनिट प्रोनाउन को भी उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैसे वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हमें सीखने चाहिए और क्यों सीखने चाहिए। फिर वही बात है, क्यों सीखना है, क्यों पहले क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे उन चीज़ों को सीखेंगे। कोशिश करता हूँ इसी रूम में मेरे पास चीज़ें क्लियर हो जाए। जी, तो एक जो सेंटेंस का हमने बेसिक रूल देखा था वो था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। मैं थोड़ा इधर लेकर आ गया इसको। और सब्जेक्ट हमने पिछली क्लास में समझा था, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन, और सब्जेक्ट हो सकता है प्रोनाउन, ये भी हमने पढ़ा था। और हमने नाउन के अंदर भी ये भी सीखा था कि नाउन क्या हो सकता है। नाउन हो सकता है पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, एनिमल का नाम। देखिए वही फ्रेम आ गया, फिर से वही चीज़ आ गई जो आप पहले पढ़ चुके हैं। उसी में हम नए चैप्टर को, नए लेसन को ऐड करेंगे। पर्सन के नाम में आपने देखा, जैसे मैंने अपना नाम लिखा था दीपक, टीचर, ऐसे कुछ नाम लिखे थे। प्लेस में दिल्ली या कोई भी सिटी का नाम, कानपुर। थिंग का मैंने कोई भी वस्तु का नाम, बुक, चेयर, टेबल, कुछ भी लिख लिया, जो भी नाम है। एनिमल में डॉग, कैट, एलिफेंट, कुछ भी लिख लिया। अब मैंने आपसे कहा था हर बार ये दीपक नाम नहीं चलेगा। जैसे सपोज आपको प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ दीपक दीपक से बात भी बनेगी। अगर मेरा नाम दीपक मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर जगह दीपक से काम चला सकता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप खुद सोचेंगे कि आपने अपना नाम अपने मुंह से अपने लिए पता है कब लिया है, जब आपसे किसी ने आपका नाम पूछा है। इसके बाद शायद आपने इसका यूज ही नहीं किया अपना नाम का। तो ऐसे नहीं होता कि जैसे मैं बोल रहा हूँ दीपक आपको पढ़ा रहा है, दीपक ने आपको अब ये चैप्टर पढ़ाया था, दीपक ने आपको वो भी पढ़ाया था, अच्छा नहीं लग रहा। तो दीपक की जगह हमें क्या बोलना है, मैंने। ये जो शब्द होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको पीछे वो चैप्टर पढ़ाया था, मैं आपको अब ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये वर्ड ही प्रोनाउन होंगे जो दीपक के स्थान पर आए। नाम के स्थान पर जो वर्ड आते हैं वो प्रोनाउन कहते हैं। अब वो पूरी सीरीज यहां हमने लिख दी थी पर्सनल प्रोनाउन की, याद है आपको क्या क्या लिखा था हमने यहां पर। इसी को मैं यहां पे लेकर आ रहा हूं, ध्यान से देखिए। आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। तो ये सब आपने देखा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये तो पर्सन के लिए हो गए। और ये इट जो है ये प्लेस, थिंग और एनिमल के लिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी यूज होते हैं, वो हमने नहीं लिखे, जो नीचे से अभी हमने इट तक ही लिखा था। इट के अलावा जो नीचे और वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे वन, नन, somebody, someone, all। थोड़ा मैं इधर ले जाता हूं, few, many, everybody, everyone, both। फिर उसके बाद आप इधर, नीदर का भी यूज इसी में लिख लेते हैं। इधर, नीदर यानी आइदर, नाइदर भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। और
फिर बोथ के सेक्शन में, ईदर के सेक्शन में और नीदर के सेक्शन में, इनको आपको अलग अलग सीखना होगा। कितने सारे और प्रोनाउंस बन सकते हैं, सम भी इसमें यूज होता है। ये तो ये वर्ड्स जो हैं, ये जो अब हमने और लिखे हैं, वन, नो, नन, समबडी, समवन, ऑल, ये सारे जो वर्ड्स हैं, नन के साथ साथ मैं यहाँ पर एक नोबडी भी लिख देता हूँ, ये सब होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्यों बोलते हैं, पहले इनके मीनिंग को भी देख लेते हैं। अक्सर वन का मीनिंग लोगों को क्लियर ही नहीं होता, वन का मीनिंग होता क्या हिंदी में। फिर भी मैं आपको गाइस बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन ना समझते हुए उसकी पोजीशन को मेनली आपको समझना होता है। फिर भी अगर मैं ट्रांसलेशन करूं इन वर्ड्स की, तो मैं आपको जो क्लोज मीनिंग है, जो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टूड मीनिंग होगा हिंदी में, वो बता सकता हूँ। जैसे वन का मतलब होता है इंसान या इंसान को, ये पूरी मानव जाति के लिए यूज किया जाता है वन। जैसे इंसान को वफादार होना चाहिए, हमने एक बोला, इंसान को मेहनती होना चाहिए, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वन शुड बी हार्ड वर्किंग, ऐसे बनाना होगा। तो वहाँ वन सब्जेक्ट यूज होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये नहीं यूज होंगे, ठीक है। अब इंसान को मतलब पर्सन, पीपल ऐसे भी नहीं बोल सकते। नन इसी का नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि गाइस इस पूरे सेक्शन के अंदर अब आपको क्या चीजें और सीखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां एरर्स आते हैं, फाइंडिंग एरर्स जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, वो क्या मिलते हैं बताता हूं। पहली बात यह है कि किसी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आप नॉट वर्ड यूज नहीं कर सकते। जी हाँ, नॉट वर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे हम यहां पर यूज करते हैं ना, आई एम नॉट, वी आर नॉट, ऐसे आप वन मस्ट नॉट ऐसे नहीं बोल सकते। आपको उसका नेगेटिव लेना होगा नन। हर वर्ड का नेगेटिव दिया जाता है। समबडी का नेगेटिव है नोबडी, समवन का नेगेटिव है नो वन, वन का है नन। इस तरह से आपको सबके नेगेटिव मिलेंगे। समबडी का नेगेटिव है नोबडी, समवन का नेगेटिव है नो वन। ऑल का नेगेटिव क्या होगा, सब नहीं आ रहे हैं। अगर आप सेंटेंस ये है कि सब नहीं आ रहे हैं, सब नहीं आ रहे का मतलब क्या होगा, कोई भी नहीं आ रहा है, वो हिंदी अशुद्ध हो गई हमारी। तो हम क्या बोलेंगे, नोबडी इज कमिंग, तो इसका भी जाकर नोबडी में आ जाएगा या नो वन में आ जाएगा। कुछ नहीं आ रहे हैं, अगर मान लो सेंटेंस ऐसा हो, फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो कुछ नहीं आ रहे का मतलब क्या हुआ, कुछ आ रहे हैं, तो फ्यू आर कमिंग। कुछ नहीं आ रहे हैं तो कुछ आ रहे हैं, यही तो मतलब हुआ। तो इसीलिए कि इसमें नॉट का आप कोई यूज कर भी नहीं पाएंगे, और अगर आ भी रहा होगा तो आपको नॉट नहीं करना है। फाइंडिंग एरर्स में यही दिक्कत आती है, इनके साथ नॉट डाल देते, नॉट को यूज करने के लिए बोल देते हैं कि नॉट वाला सेंटेंस आप ठीक कर देते हैं। और आपको यही बात याद रखनी है कि जब भी आप इंडेफिनिट प्रोनाउन सीखते हैं तो वहां पर उनके साथ नॉट वर्ड यूज नहीं करना है। पहले मैं इनकी हिंदी ट्रांसलेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद आप इसको, इसके अंदर और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो चीजें आप सीखेंगे। तो वन का मतलब इंसान, और नन का इसका नेगेटिव हो गया। समबडी का मतलब होता है कोई, क्या लिखेंगे हम, कोई या किसी ने। समबडी का मतलब ये होगा। समवन का मतलब भी कोई है या किसी ने। अब स्टूडेंट यहां दिक्कत, स्टूडेंट को एक दिक्कत और आती है, समबडी कब यूज करेंगे, समवन कब यूज करेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है हिंदी में। तो ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी है, जब भी समबडी बोल दो, जब मन करे समवन बोल दो, ऐसा नहीं होता। समबडी कब बोला जाएगा, समवन कब बोला जाएगा, ये इसका भी एक रूल है, वो हम आगे पढ़ते हैं। ऑल का मतलब होता है सब या सभी ने, सब या सभी ने। फ्यू का मतलब कुछ या फिर कुछ ने। मैनी का मतलब कई या कईयों ने। एवरीबडी का मतलब हर कोई। एवरीवन का मतलब भी हर कोई। अब फिर वही वाली बात आ गई, इस एवरीबडी में और एवरीवन में क्या डिफरेंस है, बोथ, दोनों, इधर, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, नीदर, दोनों में से कोई भी एक नहीं। इसका देखो मीनिंग क्या है, दोनों में से
कोई भी एक नहीं या कोई भी नहीं, सम कुछ। तो ये जर्नल इनके मीनिंग्स मैंने लिखे। अब हम इनके इस पूरे इंडेफिनिट प्रोनाउंस की सारी बातों को सीखेंगे नेक्स्ट। उसके लिए मैं ये वाली साइड गाइस थोड़ी सी रब कर रहा हूं, ताकि मैं इन सब चीज़ों को आपको इधर एक्सप्लेन कर सकूं कि क्या होता है और क्या करना होता है। ये हमारा बेसिक है। ठीक है, इतना रूम काफी होगा जी। तो अब हम देखते हैं इन वर्ड्स को यूज करना मेनली कैसे हमें करना होता है। पहले मैं आपको बताता हूं somebody में और someone में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली आपको somebody और someone में डिफरेंस नहीं देखना है, आपको देखना है बडी और वन में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि अगर आपने एक बडी और एक वन को क्लियर कर लिया तो बहुत सारी जगह पे यही तो है। देखो, somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one। तो अगर आपका बडी और वन में डिफरेंस आपका क्लियर कर लिया ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या होता है। चलिए, somebody और someone में डिफरेंस करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इन दोनों के मीनिंग सेम है, और दोनों का मीनिंग क्या है? कोई या किसी ने, ये मीनिंग है दोनों का। अब कब somebody का मतलब कोई का मतलब somebody है, कब कोई का मतलब someone है, ये आपको देखना है। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति आते हैं, मान लीजिए, तो क्या होगा? पहले आपको इन शब्दों की जरूरत कब पड़ती है बोलने की, ये देखना है। कोई बोलने की जरूरत कब पड़ेगी, क्या? मैं इसकी सिचुएशन बताता हूँ। कोई कब बोला जाता है? आपके घर में कोई आया, डोरबेल बजाया, आप नीचे आए, मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, आप नीचे उतर कर आए, आपने डोर खोला, वहाँ एक पर्सन थे, एक सज्जन थे, आपने उन्हें पहचाना नहीं, वो कौन है? वो आपके लिए अननोन थे। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ? इंडेफिनिट का मतलब ऐसा पर्सन जिसे आप जानते नहीं हैं। डेफिनेट का मतलब ऐसा पर्सन जिसे आप जानते हैं। दैट्स अ लॉजिक, इसीलिए इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तब एकदम से आपके पापा ने बोला, बेटा कौन है? या आपकी फैमिली मेंबर में किसी ने बोला, कौन आया है बाहर? तो आप क्या बोलोगे उसके लिए? पापा कोई आया है। कोई शब्द आया। कोई शब्द कब आएगा? जब पर्सन इंडेफिनिट होगा, याद रखना। अब इंग्लिश में, हिंदी में तो कोई हो गया, एक ही वर्ड हो गया। अब इंग्लिश में आप पापा को अगर बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो क्या बोलोगे इसके लिए? पापा देयर इज समबडी या देयर इज समवन, क्या बोलोगे आप उसमें? ये पॉइंट है। ये कैसे क्लियर होगा? ये ऐसे क्लियर होगा गाइस, जैसे कि आपने पापा ने बोला कौन है, तो आपने बोला कोई आया है, ये बोला। अब वो व्यक्ति जिसको आप कोई कह रहे हैं, अब उस व्यक्ति से पूछेंगे, जी सर, आप कहाँ से, आप कौन? वो कहते हैं, बेटा पापा को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। तो आप पूछेंगे, क्या आप पापा को जानते हैं? वो कहेंगे, हाँ मैं उनसे मिल चुका हूं, वो मुझे जानते हैं। तो आप उस कोई के लिए बोलेंगे somebody। अगर वो व्यक्ति भी आपके पापा को नहीं जानते हैं और आपके पापा भी उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तब उस कोई के लिए आप बोलेंगे someone। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन somebody and someone, so that your father also may come to know कि अब जो वो व्यक्ति हैं वो एक कंप्लीट अननोन व्यक्ति है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये बहुत ध्यान में रखी जाती है। यही डिफरेंस एवरीबॉडी और एवरीवन में आता है। यानी नोन गैदरिंग के लिए एवरीबॉडी बोलते हैं और अननोन गैदरिंग के लिए एवरीवन बोलते हैं। नोन गैदरिंग क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैं आपके शहर में आया, वहाँ मैंने आपके शहर में क्लास रखी, किसी ऑडिटोरियम में, बड़े हॉल में मैं पढ़ाने के लिए आया, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मैं उन सभी स्टूडेंट्स को देखकर उनसे बात कर रहा हूँ, उन्हें क्लास दे रहा हूँ, वो मेरे लिए एक नोन गैदरिंग हो जाएगी। वो मुझे जानते हैं,
मैं उन्हें जानता हूँ। तो मैं बोलूँगा क्या आप सब तैयार हैं, सो आर यू रेडी, ऐसे बोलूँगा। एवरीबडी इज रेडी हियर, तो वहाँ मेरी वो नॉन गैदरिंग है, इसीलिए मुझे वहाँ एवरीबडी बोलना होगा। और अगर वो अननोन गैदरिंग है तो वहाँ मुझे एवरीवन बोलना होगा। ये लॉजिक होता है। तो खैर मैनी मैन मैनी माइंड्स में हमेशा बोलता आया हूँ कि सबका अपना अपना तर्क होता है पढ़ाने का, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप यही चीज़ देखेंगे कि एवरीबडी समबडी का जो सेंस होता है, बडी वर्ड क्या है, बडी मतलब एक बॉडी, एक शरीर, बॉडी बेसिकली उसी को बोला जाता है जो इंडेफिनेट है आपके लिए लेकिन उस व्यक्ति के लिए नहीं, शायद वो उसे जानता है, दैट इज द बॉडी। ओके, वो एक बॉडी है। सो ये डिफरेंस हुआ बॉडी और वन के बीच में। अब आपको दूसरी बात जो मैं बता रहा था कि वो ये बात बता रहा था, ये डिफरेंस आपका एवरीबडी और एवरीवन में हो गया, नोबडी और नो वन में भी हो गया। अब मैं आपको जो दूसरी बात बता रहा था वो बोल रहा था कि इन वर्ड्स के साथ आपको कभी नॉट यूज नहीं करना है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, स्टूडेंट्स जब ऐसे सेंटेंस बनाता है, देखिए दोनों नहीं जा रहे हैं। अब सेंटेंस ये दोनों नहीं जा रहे हैं। अब अगर आप ये सेंटेंस किसी भी स्टूडेंट को देते हो ना, तो वो इसका ट्रांसलेशन पता क्या करता है, वो कहता है बोथ आर नॉट गोइंग। मेरे ख्याल से आपने भी अपने मन में ये ट्रांसलेशन किया होगा, पॉसिबल है गाइस। फॉर इंफॉर्मेशन ये सेंटेंस गलत हो जाता है, यही फाइंडिंग एरर्स में आपको प्रॉब्लम देता है। अभी तो हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अभी तो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, वर्ड्स के अंदर भी क्या क्या एरर होते हैं हम उसको भी देख रहे हैं, फिर सेंटेंसेस में भी क्या क्या एरर होते हैं हम उनको भी देखेंगे। ये सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि बोथ वर्ड जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ कभी भी नॉट यूज नहीं करते। ये आपको लॉजिक हमेशा याद रखना है, उसी में ही नॉट आएगा। तो हम इसको क्या समझेंगे, दोनों नहीं जा रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, दोनों में कितने लोग होते हैं, दो में से दोनों ही नहीं जा रहे हैं तो दोनों में से कोई भी एक नहीं जा रहा है, ये सेंस हो गया इसका। और दोनों में से कोई एक, इसका मतलब होता है ईदर, और दोनों में से कोई भी एक नहीं, इसका मतलब होता है नीदर। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नीदर इज गोइंग। अब नोटिस करने वाली बात यह, नीदर आर भी नहीं बोलना है, नीदर इज गोइंग बोलना है। तो दोनों नहीं जा रहे हैं तो नीदर इज गोइंग, ये ट्रांसलेशन होता है इसका गाइस। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी बात है ग्रामर के अंदर जो लॉजिकली बिल्कुल ठीक बनी है। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको ट्रिक्स यूज करने हैं या दिमाग लगाना है, एक समझने वाली बात है, एक सोचने वाली बात है, एक रूल है, एक नियम है। लैंग्वेज एक नियम से चलती है गाइस, एक नियम को समझना होता है बस। नियम क्या है, इसमें नॉट नहीं लगाएगा बस। अब आप कैसे भी ट्रांसलेट करो, आई डोंट केयर, इसमें नॉट नहीं आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया नीदर इज। अब मैं बोलूं दोनों में से कोई एक जा रहा है, सेंटेंस देखो ये है, दोनों में से कोई एक जा रहा है। अब वो कौन सा एक है जो जा रहा है हमें नहीं पता, दोनों में से कोई एक जा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता वो दोनों में से कौन है जो एक जा रहा है, तो मुझे इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आइदर या ईदर, इसको दोनों तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ये बोलना होगा। तो कैसे बोलना होगा, कैसे ट्रांसलेट होगा इसका, ईदर इज गोइंग, दोनों में से कोई एक जा रहा है। अब इसको थोड़ा और अच्छी तरह से ट्रांसलेट करना हो शुद्ध वे में, तो ईदर ऑफ दैम, ईदर ऑफ दैम मतलब उन दोनों में से कोई एक, ये पूरी तरह से क्लियर हो रहा है। ईदर ऑफ दैम इज गोइंग, लेकिन आएगा सिंगुलर इज, क्योंकि ये एक को बना रहा है, दोनों में से कोई एक, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, इसीलिए आपको इज लगाना होता है, प्लूरल नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो आपने अब ईदर और नीदर का यूज भी समझ लिया, और बोथ का वो नेगेटिव नहीं होता, ये भी आपने चीज समझ ली। अब आपको एक चीज और समझनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोनाउन के चैप्टर में। गाइस आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिखना जरूर। अब आपको एक चीज और देखनी है, फिर से पुराने फ्रेम में आ जाते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। मैं इधर लिख देता हूं एक बार फिर से, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है और प्रोनाउन होता है। ठीक है गाइस,
एक फ्रेम और देखना होता है, नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज होती है, और प्लूरल के साथ प्लूरल मेन वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। उनकी फॉर्मेशन उसी तरीके से चेंज हो जाती है। अब नाउन सिंगुलर क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम सिंगुलर है, जैसे मेरा नाम सिंगुलर, दीपक, राज, दिल्ली, ये सब सिंगुलर ही तो है, एक ही तो है। बुक या पेन, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। अब प्लूरल क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने लिखा टीचर का प्लूरल क्या हो गया? टीचर्स। और कल पिछली क्लासेस में जो आपने जो पिछली वीडियोस देखी थी उसमें आपको नाउन नंबर्स के थ्रू मैंने प्लूरल बनाना सिखाया था, बताया था प्लूरल कैसे बनता है। तो इनका प्लूरल नहीं हो सकता, दीपक का प्लूरल नहीं हो सकता, राज का प्लूरल नहीं हो सकता, दिल्ली का नहीं, ये प्रॉपर नाउन होते हैं, इनको हमेशा सिंगुलर रखते हैं गाइस। इनको हम प्लूरल कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन नाउन होते हैं। ऐसे ही आपको प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल दो कैटेगरीज बनानी होती है। जैसे सिंगुलर में ही, शी, इट, और प्लूरल में वी, यू और दे। ये तीन सिंगुलर है, ये तीन प्लूरल है। अब जो आई है, आई स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब ये पर्सन स्पीकिंग का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सब्जेक्ट आई होता है। इसको स्पेशल केस में कंसीडर किया गया गाइस। इसको आपको अलग ही सीखना होता है। ओके, किसी किसी टर्म्स में सिंगुलर लगता है, किसी किसी टर्म्स में प्लूरल लगता है। प्लूरल कैसे लगता है? जब हम इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, जैसे वी हैव बोलते हैं तो आई हैव बोलते हैं, ही वॉज बोलते हैं तो आई वॉज भी बोलते हैं। तो इसीलिए इसको थोड़ा हम सिंगुलर प्लूरल दोनों टर्म्स में देखते हैं। अब ये वो सब्जेक्ट थे, ये वो प्रोनाउंस थे जो पर्सनल प्रोनाउन में आए थे गाइस। अब हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन के अलावा यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के अलावा वन, नन, समबडी, समवन, ऑल, फ्यू, मैनी भी है। इन्हें भी आपको सिंगुलर प्लूरल में अलग अलग करना होता है। यहां फाइंडिंग एरर्स में बड़ी दिक्कत आती है कि स्टूडेंट जब सेंटेंस को बना रहा होता है तो उसको वहीं पर वो गलती दे देते हैं, वहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, या सब्जेक्ट प्लूरल होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो मैं वहां आपको बता रहा हूं जहां गलतियां होती हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर के स्ट्रक्चर को ऐसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, डेफिनेटली पढ़ना होगा। तो गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि आपने इन सब्जेक्ट्स को, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के सब्जेक्ट्स हैं, इनको सिंगुलर प्लूरल में अलग अलग करना है। कैसे होगा? हमेशा वन सिंगुलर रहेगा गाइस, हमेशा नन सिंगुलर रहेगा, हमेशा समबडी सिंगुलर होगा, समवन, ध्यान से देखिए, समबडी, समवन, इनके नेगेटिव भी नोबडी, समबडी का नेगेटिव नोबडी है, समवन का नेगेटिव नो वन है, ये भी सिंगुलर रहेंगे। लेकिन ऑल, फ्यू, मैनी, सम, ये और बोथ, ये प्लूरल हो जाते हैं। अब ईदर और नीदर वर्ड जो मैंने है, ये मैंने आपको क्या बताया अभी? क्या बताएं? ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। इन्हें अलग अलग देख लीजिएगा गाइस, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर का मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यानी इन सब के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मतलब सब्जेक्ट के बाद आपको पता है ना क्या आता है? वर्ब। तो अब नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या होगा? सब्जेक्ट आप सीख गए सारे, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर वर्ब का हो जाता है। जैसे आप वर्ब में आ जाते हैं तो आप सेंटेंस में आ जाते हैं, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम दो वर्ड्स होने बहुत जरूरी हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो अब आप वर्ड से कहां आ गए? सेंटेंस में आ गए। इसके बाद आपके पास चैप्टर कौन सा होगा? सेंटेंस मेकिंग। अब आप पहली सीढ़ी के बेसिक को समझ गए हैं। अभी मैंने बेसिक कराया, एडवांस नहीं कराया। इसमें एडवांस का मतलब होता है कि इनके अंदर अभी और भी बहुत सारी बातें आप सीखते रहेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे सीखते रहेंगे, लेकिन फ्रेम एक होना चाहिए। और मैंने आपको शुरू से बताया बेसिक का मतलब क्या होता है। बेसिक का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें कंफ्यूज कर रही है उन्हें क्लियर करना, वो इंफॉर्मेशन जो होनी बहुत जरूरी है जिसकी वजह से आप अगला स्टेप ले सकते हैं, उन्हें सीख लेना, वही बेसिक होता है। तो वर्ब क्या है? वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल में चलती है।
अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इज सिंगुलर होता है, वाज सिंगुलर होता है, हैज सिंगुलर होता है। मान लो ये 3 हेल्पिंग वर्ब लिखी मैंने, इज, वाज और हैज, और प्लूरल में मैंने इसे आर, वर और हैव कर दिया। तो मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके साथ इज आएगा, इसके साथ आर आएगा। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है इन सारे सब्जेक्ट के साथ वाज आएगा, इन सारे सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, इन सब सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, इन सब सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउंस हो। दैट्स ऑल। अब हम अगले चैप्टर में, अगले लेसन में, अगली क्लास में क्या सीखेंगे? फ्रेमिंग सेंटेंसेस। अब हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको सब्जेक्ट से सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। आज हम अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने इस वर्ड को पढ़ा है सब्जेक्ट को, अब तक हमने इस वर्ड को पढ़ा है सब्जेक्ट को, अब तक हमने पढ़ा नाउन को, प्रोनाउन को। नाउन मॉडिफाई हो सकता है एडजेक्टिव से, ठीक है, ये चीज पढ़ी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वर्ड को वर्ब। वर्ब फर्स्ट से हम सेकंड में आ गए। यहां तक तो शब्द चल रहे थे, वर्ड्स चल रहे थे, अब आपके सेंटेंस बनने शुरू हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से हमने कुछ ही वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया है, कुछ ही क्लासेस के अंदर हमने काफ़ी बातों को समझ लिया। और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ ये बेसिक है, आगे आप और भी चीज़ों को सीखेंगे और मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से क्लास में बने रहें। आपको आगे आगे और भी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही न्यू, बहुत ही अमेजिंग, और बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। काफ़ी सारे एरर्स जो आते हैं ग्रामर में वो आपके क्लियर हो जाएंगे। Nothing more in this video, guys. Thank you so much for being with me. I hope you could understand this chapter of indefinite pronoun with all the previous chapters. I'll take you for more chapters, more information about this grammar course. Please stay with me. Please stay with your classes. Thank you so much once again. Take care. See you in the next video. Bye.